हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन रूप से घर पर कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप सभी लोगों की मैथमेटिक्स की क्लासें बहुत ही जल्द शुरू हो रही, तो आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लासें शुरू हो रही हैं। फिजिक्स की क्लासें जैसे चलती हैं बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर, वैसे ही आपकी चलती रहेंगी। एक दिन फिजिक्स की क्लास, एक दिन मैथ की क्लास, ऐसे ही आपको डे बाई डे क्लास मिलती रहेगी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। ये चैप्टर आप लोगों को हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाएंगे। यदि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जो है ना देखें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो बोर्ड एग्जाम को लेकर है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जितना मेन है वो सब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो IIT JEE के लिए ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर क्लास 12 में पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम में बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कुछ बेसिक बातें सबसे पहले हम सीखते हैं। जो विद्यार्थी लाइव नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ने चाहिए। ओके, चलिए भाई, आज पहली क्लास है, आप देख सकते हो काफ़ी दिनों के बाद है और पहले चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे फलन की। आपको पता है कि कोई फलन कब परिभाषित होता है। जैसे कोई हमारा फलन है वो x to y डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि जो ये फलन है इसका जो प्रांत आएगा वो x से आएगा और जो सह प्रांत आएगा वो y से लिया जाएगा। जैसे कोई फलन है हमारा, वो x to y क्या है, डिफाइन है। यहाँ x है, यहाँ पर y। x में 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसमें a b c d है। तो कोई फलन होने के लिए जो आपके प्रांत में उपस्थित एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट का जो अवयव होना चाहिए, जो प्रतिबिंब अवयव होना चाहिए, वो सह प्रांत में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तभी ये जो है फलन कहा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में फलन नहीं कहा जाएगा, सभी को पता है। तो कोई फलन अगर x to y डिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाले जो एलिमेंट है, इनका जो समुच्चय, इनको क्या कहेंगे, हम प्रांत कहेंगे। और जो इधर वाले सारे अवयव होते हैं a b c d, जैसे यहाँ पर देखिए तो d जो है किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो चारों अवयव को हम बोलेंगे सह प्रांत। क्या बोलेंगे, सह प्रांत। लेकिन जो प्रतिबिंब अवयव हैं इनको हम बोलेंगे परिसर। क्या बोलेंगे, परिसर। तो इतना तो आप सभी को पता ही है कि परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, ये सब आप लोगों ने संबंध एवं फलन चैप्टर में सीखा हुआ है। तो कोई फलन अगर x to y डिफाइन है और ये फलन क्या है, ये फलन आपका एकैकी है। क्या है, एकैकी है। और ये फलन हमारा आच्छादक है। तभी इस फलन का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए उस फलन का एकैकी और आच्छादक होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फलन लिया कि एक फलन x to y डिफाइन है। अब एक फलन ले लें हम g जो कि y to x डिफाइन है। अगर कोई फलन y to x डिफाइन है तो बिल्कुल बात पलट जाएगी। अब इस स्थिति में जो प्रांत आएगा वो y से आएगा और जो आपका सह प्रांत होगा वो x से लिया जाएगा। तो इसी के उल्टा बात कही गई। इसका मतलब यहाँ पर जो g वाला फलन है वो क्या है, f का इन्वर्स है, यानी f का प्रतिलोम फलन है। समझ गए, जो g आपका फलन है वो आपका क्या है, फलन f का प्रतिलोम फलन कहा जाएगा। समझ गए। और यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो फलन g है ये भी एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। अगर g फलन एकैकी आच्छादक नहीं हुआ तब भी ये आपका क्या होगा, इसका प्रतिलोम फलन नहीं माना जाएगा। तो कोई फलन अगर x to y डिफाइन है वो एकैकी और आच्छादक है, और कोई फलन हमारा जैसे मान लीजिए g है जो कि y to x डिफाइन है वो भी एकैकी आच्छादक है। तो इसी की बिल्कुल उल्टा बात यहाँ कही गई। इसका मतलब जो ये वाला फलन है ये पहले वाले फलन का क्या है भाई, प्रतिलोम फलन है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए उस फलन का एकैकी और आच्छादक होना बहुत जरूरी है। हालांकि इसका कोई काम नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन फलनों का प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। चलिए भाई, इसे रब करें, ये बेसिक बात सभी को आनी चाहिए, ठीक है। फलन की परिभाषा आनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर कक्षा 11 में पढ़ा है, तो वहाँ पर 6 प्रकार के त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं आप लोगों ने। कौन कौन से, जैसे आपने साइन एक्स को पढ़ा है, ठीक, कॉस को पढ़ा है, टैन को पढ़ा है। इनका जो प्रतिलोम होता है यानी उल्टा जो होता है, जैसे साइन का प्रतिलोम क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। कॉस का प्रतिलोम क्या होता है, कॉस इनवर्स। टैन का प्रतिलोम क्या होता है, टैन इनवर्स। हमें यहाँ पर इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अध्ययन करना है इस चैप्टर में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर में।
समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है या साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन एक्स की पावर -1 के बराबर होता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये गलत है। साइन एक्स की पावर अगर माइनस है, होल पावर -1 है, तो इसका मतलब 1/साइन एक्स की पावर +1। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स की पावर -1 के बराबर हो जाएगा। ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है? इस चीज़ को आप सुधार लीजिए। इतनी बातें आप सभी को याद रहेंगी। अब देखिए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर में, इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान निकालने की स्टार्टिंग होगी। एक्सरसाइज जो 2.1 है एनसीईआरटी बुक की, उसमें आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना सीखा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक क्वेश्चन आता ना हो मुख्य मान निकालने के लिए। तो आज की इस क्लास को देखिए, मुख्य मान निकालना आप जो कभी नहीं भूलोगे। ओके, चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो मुख्य मान निकालने से पहले कुछ फार्मूले और आपको बता देते हैं। पता ही होगा कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। क्या आपको पता है? नहीं पता तो नोट कर लीजिए। माइनस कोसेक थीटा जो होता है वो कोसेक माइनस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोसेक माइनस थीटा के। इसी तरीके से माइनस टैन थीटा जो होता है वो टैन माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इनका भी हम यूज करेंगे मुख्य मान निकालने में। उसके बाद आगे हम बात करें इसी प्रकार, जैसे कॉट थीटा आ जाए माइनस का, तो कॉट माइनस कॉट थीटा जो होता है वो कॉट पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से माइनस कॉस थीटा आ जाए तो ये भी कॉस 180 यानी पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से सेक थीटा होगा। तो ये भैया नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, तब जाके आप किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालने में एकदम सफल रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, ये जानकारी आपको है? नहीं है तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्टिंग करेंगे, अपने मुख्य बिंदु पर आ जाएंगे और हमारा सबसे पहला टाइप होगा इस चैप्टर में मुख्य मान निकालना किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो जो मुख्य मान होता है उसकी परिभाषा क्या होती है उसको समझ लीजिए, आप मुख्य मान जान जाओगे कैसे निकालना है। तो मैंने लिखा कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो वह मान जो उसकी मुख्य शाखा परिसर में स्थित होता है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान होता है। मतलब किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगर आपको मुख्य मान ज्ञात करना है तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा परिसर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना इसके किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आप मुख्य मान नहीं निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, तो मैंने आपके सामने 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिख दिए हैं और इनकी जो मुख्य शाखा परिसर है वो भी मैंने बगल में लिख दिए। और इसी से अभी मैं आप लोगों को कई सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान निकालना बताऊंगा, जिंदगी भर आप नहीं बोलोगे। देखिए, साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल, ये आपका जो होता है ये क्लोज इंटरवल होता है, बंद अंतराल। और ऐसे कोई इंटरवल लगा तो उसका मतलब खुला अंतराल, इसका मतलब भी बता दे रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल के अंतर्गत -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या? क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स का मुख्य मान आएगा वो -90 डिग्री से, π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। उसमें -90 डिग्री और +90 डिग्री भी आपका इंक्लूड है, शामिल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो ये 2 वैल्यू दी होती है इसके अंतर्गत जो 2 वैल्यू दी वो भी शामिल है और इनके बीच की सारी वैल्यू शामिल है। समझ गए कि नहीं? तो जो साइन इनवर्स के टाइप के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होंगे इनका जो मुख्य मान आएगा वो इस रेंज के अंतर्गत आएगा, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। और उसमें -90 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है। अगर यहीं पर जैसे मान लीजिए खुला अंतराल लगाओ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टैन इनवर्स का जो आपका मुख्य शाखा परिसर वो -90 डिग्री से 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें खुला अंतराल लगा है और खुले अंतराल का मतलब ये है कि जो इसका मुख्य मान आएगा वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आएगा। उसमें आपका -90 डिग्री और 90 डिग्री शामिल नहीं है। खुले अंतराल का मतलब ये वैल्यू शामिल नहीं बल्कि इनके बीच की वैल्यू शामिल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल लगा, उसके बाद -0 लिखा, इसका मतलब इसके और इसके बीच की सारी वैल्यू हैं कोसेक इनवर्स में, उसमें ये और ये वैल्यू भी शामिल, लेकिन उसमें 0 नहीं है। -0 का मतलब उसमें 0 नहीं शामिल है। सेक इनवर्स में आप देख सकते हो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, मतलब 0 और पाई के बीच की सारी वैल्यू आएंगी, उसमें 0 पाई भी शामिल होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है, लेकिन उसमें π/2 आपका शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो मुख्य शाखा परिसर सभी को आना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 की ओर।
ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ लीजिए। पूरा पेपर अगर आपका हलवा नहीं हो गया बोर्ड एग्जाम में तो बेकार है। ठीक है, पेपर आपका न्यू एनसीईआरटी बुक से ही बनेगा। चलिए, प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस कॉपी पेन लेकर बैठिए। एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर सवाल हम देखते हैं। ऊपर निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे पहला है आपका साइन इनवर्स -1/2, हमें इसका क्या निकालना, मुख्य मान। जिस भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना हो, सबसे पहले उसे आप y के बराबर मानिए। तरीका जानिए, नहीं नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। जिस भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना उसको y के बराबर मानिए। तो y के बराबर माना तो हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर क्या है आपका -1/2। अब साइन इनवर्स को इधर लाओगे तो ये आपका साइन रह जाएगा और ये y हो जाएगा बराबर -1/2। अब बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट 1/2 साइन जितने का मान होता है रख देते हैं, लेकिन चूंकि ये साइन इनवर्स के पदों में, तो साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है वो यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी, तो लिखना पड़ेगा। चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना है आपका, देख सकते हो यहाँ पर क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक होता है, इतनी बात। चलिए, अब जो वैल्यू आनी चाहिए, जो मुख्य मान आना चाहिए, वो इसी रेंज में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। साइन कितने का मान होता है, साइन 30 का मान। साइन 30 को लिखते हैं साइन π/6। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। इसको लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर साइन, देखिए माइनस साइन π/6 लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम साइन -π/6, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब साइन से साइन तुलना करने पर दोनों पक्षों में हट जाएगा, तो y बराबर निकल के आ गया -π/6। क्या ये -π/6 है, π/6 का मतलब क्या, -30 डिग्री। -30 डिग्री जो वैल्यू है वो -90 से +90 के बीच में आ रही, तो आप कहोगे जी आ रही है, मतलब ये वैल्यू बिलोंग कर रही है इस इंटरवल के अंतर्गत, तो बिलोंग -π/2 से π/2। ठीक है, जैसे बिलोंग कर गई, बस यही क्या हो जाएगा, यही मुख्य मान हो जाएगा। y किसके बराबर माने थे, इसके बराबर, तो वैल्यू लिख सकते हो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान आ गया -π/6, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सवाल लगाने का पूरा तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ऐसे ही सवाल को लगाना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसे रफ करेंगे, उधर नहीं रफ करेंगे, जिससे जो है आप सभी लोगों का जो जैसे फार्मूला नहीं याद है तो सामने रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी अब हम सवाल लगाएंगे, है ना, सभी विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 2 आप देख सकते हो, आपको निकालना है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं जिसका भी मुख्य मान निकालना है, मान लेते हैं माना y बराबर, किसका मुख्य मान निकालना है, cos इनवर्स √3/2 का। ओके, अब देखिए cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y बराबर, इधर हो जाएगा √3/2, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद लिखोगे चूंकि जो cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है, मुख्य शाखा परिसर आप कहोगे cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है क्लोज इंटरवल से 0 से पाई होता है। ये लाइन लिखना ही अनिवार्य है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे 100%। अब आगे चलिए यहाँ बात करते हैं, तो ये हो जाएगा cos y बराबर, चेक करेंगे cos कितने की वैल्यू है, तो आप कहोगे कि cos 30 डिग्री की वैल्यू है, और cos 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। ओके, cos से cos हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, π/6। जो ये π/6 वैल्यू आई है, क्या ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रही, तो आप कहोगे जी हाँ, 0 से 180 के बीच में ही π/6 आता है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री 0 से 80 के बीच में आता है, इसलिए जो मुख्य मान हो जाएगा 0 से π हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसका मुख्य मान निकालना, उसको भी y के बराबर मान ली। जैसे हमें निकालना है कोसेक इनवर्स 2 का निकालना है, किसका निकालना है, कोसेक इनवर्स 2 का। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप इसे साइन इनवर्स में भी बदल के निकाल सकते हो या ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना, कोसेक y बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स इधर आएगा, कोसेक y बराबर 2 लिखोगे। चूँकि कोसेक इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होती है, कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर वो कितनी होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसमें क्या शामिल नहीं होता है, इसमें 0 शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कोसेक y बराबर 2 लिखा है। ये कोसेक कितने की वैल्यू है, तो आप कहोगे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है, और कोसेक 30 डिग्री को लिखा जाता है कोसेक π/6। क्या लिखा जाता है,
कोसेक पाई बाई 6। ओके, तो यहाँ पर देखिए वाई कोसेक से कोसेक हट जाएगा, वाई बराबर पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री क्या इस क्लोज इंटरवल के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है? तो आप कहोगे हाँ, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू आ रही है पाई बाई 6, जिसमें आपका जीरो सम्मिलित नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मुख्य मान निकालना कितना आसान है। आसान कि नहीं आसान? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए भाई, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी पर अपने नोट कर लिया होगा। मुख्य मान निकालना अब आप लोगों को आसान लगने लगा होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुख्य मान निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, इसे रब करते हैं और आगे के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आप मान लीजिए, माना y बराबर, हमें किसका मुख्य मान निकालना है? tan इनवर्स -√3 का। tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan y बराबर, उधर क्या बचेगा? उधर बचेगा -√3। ये आपका हो जाएगा tan y बराबर माइनस, tan कितने की वैल्यू √3 होती है? तो आप कहोगे कि सर जी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती, और 60 डिग्री को लिखते हैं हम पाई बाई 3। और मैंने यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है कि जो tan इनवर्स का मुख्य शाखा होता है, मुख्य शाखा परिसर जो tan का होता है वो कितना होता है? tan इनवर्स का खुले अंतराल में -π/2 से π/2, मतलब इसकी जो मुख्य मान आना चाहिए वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। उसमें आपकी ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा tan y बराबर, मैंने अभी बताया था कि -tan थीटा जो होता है वो tan -थीटा के बराबर होता है। तो tan -थीटा के स्थान पर π/3, tan से tan दोनों पक्षों में हट जाएगा, y बराबर माइनस का π/3 आ जाएगा। -π/3 का मतलब -60 डिग्री, जो कि इस इंटरवल के अंतर्गत बिलोंग करती है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? यही इसका मुख्य मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, है सवाल आसान कि नहीं? चलिए एक सवाल और बता देते हैं। अब आगे जो है आप लोग एक पाँचवा बता देते हैं। 6 लगा लेना, 7 लगा लेना, 8 लगा लेना, 9 लगा लेना, 10 लगा लेना। ठीक, जब सेम है सवाल है तो बार बार उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक हम सवाल और आपको बता दे रहे हैं। कॉस वाला थोड़ा सा बता देते हैं, कॉस वाले में आप लोग दिक्कत खड़ी कर देते हो। देखिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी बिल्कुल वही करना है। माना y बराबर, ठीक है ना, y बराबर आपका हो गया cos इनवर्स -1/2 हो गया। हमें क्या निकालना है? इसका मुख्य मान निकालना। वेरी सिंपल, cos इनवर्स को इधर लेकर आओ तो ये आपका हो जाएगा cos y, उधर कितना बचेगा? -1/2। आप लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो मुख्य शाखा परिसर होता है, मुख्य शाखा परिसर cos इनवर्स का आप लिखोगे कि होता है आपका 0 से पाई, क्लोज इंटरवल के अंतर्गत 0 से पाई होता है। मतलब जो मुख्य मान आना चाहिए वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए। उसमें 0 और 180 डिग्री दोनों शामिल हैं। क्लियर? अब चलिए वैल्यू रखते हैं। cos y बराबर माइनस लगा देंगे 1/2। cos कितने की वैल्यू होती है? तुरंत बताओगे कि जो sin 30 की होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर जो 1/2 है वो cos 60, और cos 60 को हम लिखते हैं π/3, 180/3। ठीक, और मैंने अभी आपको बताया है कि माइनस cos थीटा जो होता है भैया वो cos π - थीटा के बराबर होता है। बताया कि नहीं बताया? इसी सूत्र का उपयोग कर लीजिए। ये हो जाएगा भैया cos y बराबर माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस cos थीटा लिखा है, इसको लिख सकते हैं cos π - थीटा, थीटा के स्थान पर π/3 है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो cos से cos हट जाएगा, y बराबर, इसको हल करेंगे 3 पाई से 1 पाई जाएगा तो यह आ जाएगा 2π/3। 2π/3 का मतलब 2 × 180/3। ठीक, 3 × 18, 6 दूनी 12, 120। 120 क्या 0 और पाई के बीच में है? तो कहोगे हाँ, ये 0 और पाई के बीच की ही वैल्यू है, अर्थात जो मुख्य मान आ जाएगा वो 2π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2π/3। किसी को कोई समस्या मुख्य मान निकालने में? अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कोई समस्या होगी तो बेकार है। चलिए एक सवाल और बता देते हैं। कौन सा सवाल बता देते हैं? सवाल नंबर 9। इसको भी ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने इस सवाल को बताया है। चलिए रफ कर दें भाई। सवाल नंबर 9 को बता देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा हटके है। आप कमेंट बाद में ना करें कि सर इसमें हम लगा नहीं पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होगी। तो सवाल नंबर 9 क्या कहता है? y बराबर हम मान लेंगे cos इनवर्स -1/√2 का आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान निकालना है। तो मैंने कहा सबसे पहले जिसका मुख्य मान निकालना है उसको किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर। फिर cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos y बराबर
माइनस का 1/√2। अब लिखेंगे चूंकि जो कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है, मुख्य शाखा परिसर आप जानते हो क्लोज इंटरवल के अंतर्गत 0 से पाई होता है। ठीक है, ये याद भी होना चाहिए, और ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये बात याद रखना। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर माइनस 1/√2 जो होता है वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको हम कॉस π/4 से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि जो माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है वो कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। बस इतना कर डालिए बस आप, तो ये आपका हो जाएगा कॉस वाई बराबर, ये माइनस कॉस थीटा लिखा है, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा के स्थान पर π/4। इस तरीके से कॉस वाई बराबर कॉस 4 पाई से 1 पाई जाएगा तो ये हो जाएगा 3 π/4। कॉस से कॉस हट जाएगा, वाई बराबर आपका हो जाएगा 3 π/4। ये जो वैल्यू आई है ये बिलोंग करनी चाहिए इस इंटरवल में, बंद अंतराल में 0 से पाई के बीच। तो 3 π/4 का मतलब क्या है, 45 या 135 डिग्री, जो कि 0 और 180 डिग्री के बीच में ही तो है। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 100% सही है। ओके, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप प्रश्नावली के 10 नंबर तक क्वेश्चन जरूर लगा लोगे। ठीक है ना। अब देखिए जो अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, इसमें बताया गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कई सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समीकरण के रूप में लिखा गया है। किस में रखा गया है, समीकरण के रूप में, और उसके बाद वैल्यू पूछी गई है। तो वैल्यू पूछी गई, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ही आपको निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ही आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से सभी लोग देखिएगा, लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस, फिर क्या लिखा है कॉस इनवर्स -1/2, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, हम तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के इसमें पहले रखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना जो x है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स 1 के बराबर है। इसी तरीके से y बराबर मान लेंगे cos इनवर्स -1/2, z बराबर इसको मान लेंगे। तीनों की वैल्यू मुख्य मान निकालना आपको। इसमें आ जाएगा x इधर, तो ये tan x हो जाएगा, थोड़ा जल्दी लगाएंगे, और इधर बचेगा 1, तो ये tan कितने की वैल्यू है, मुख्य शाखा परिसर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये 1 tan कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे tan π/4 की वैल्यू होती है। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा π/4, tan हट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर y बराबर cos इनवर्स -1/2 माना, cos इधर आ जाएगा, cos y बराबर -1/2, cos y बराबर माइनस, ये cos कितने की वैल्यू आप कहोगे cos π/3, cos 60 की वैल्यू है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर cos से cos हटेगा नहीं, तुरंत पहले आप इसको बदलोगे। माइनस cos थीटा जो होता है वो cos 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो cos y बराबर आपका हो जाएगा cos, इसको हल करोगे 3 पाई से 1 पाई जाएगा 2 π/3, cos से cos हट जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 2 π/3। ठीक, y किसके बराबर माने थे, इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार हम z बराबर आपका कितना हो जाएगा भैया, साइन इनवर्स -1/2 है आपका, सही कर लीजिए, -1/2 है। तो ये आपका हो जाएगा z बराबर, और साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन z बराबर -1/2, -1/2 साइन कितने की वैल्यू आप कहोगे साइन π/6 की वैल्यू है। माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, मैंने बताया साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, तो हो जाएगा साइन -π/6 के बराबर। आप देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा रब कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर साइन से साइन हट जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये z, x और y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। चलिए मान रखेंगे, तो मान रखने पर देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो आई है उसको x माना, π/4 आई है। ठीक, प्लस लगाएंगे, सेकंड की वैल्यू कितनी आई 2 π/3, उसको लिख देंगे, और थर्ड की वैल्यू आई है माइनस का π/6। इन तीनों में एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 12 मिल जाएगा। 4 × 3 12 होता है, तो ये 3 पाई हो जाएगा। 3 चौक 12 होता है, यहाँ पर 2 π/3 है ना, तो 3 चौक 12, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 पाई, माइनस लगाएंगे, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई। 8 पाई से 2 पाई जाएगा 6 पाई, 6 पाई से 3 पाई जुड़ागा, तो आपका हो जाएगा 9 पाई, और बटे में 12 कैंसिल करोगे, 3 × 3 9, 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा 3 पाई बटे में 4। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, 3 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसे रफ करें भाई,
चलिए भाई, प्रश्नावली समाप्ति की ओर है और उम्मीद है कि मुख्य मान निकालना इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा कि अब आप मुख्य मान निकालना नहीं भूलोगे, है ना। चुटकियों में निकाल के रख दोगे। कोई भी अनसॉल्व पेपर उठाओगे तो मुख्य मान का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। सिंपल है, आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉस इनवर्स को मान लोगे किसके बराबर, एक्स के बराबर मान लो। एक्स बराबर मान लिया मैंने, कॉस इनवर्स 1/2। वही पुराना काम, कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे, कॉस एक्स हो जाएगा, उधर 1/2 बचेगा। कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कॉस π/3। तो हट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा π/3। रेंज के अंतर्गत आ रहा है 0 से पाई, कॉस की वही रेंज होती है। इसी तरीके से वाई बराबर कितना मान लेंगे हम, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2 ही है। अच्छा, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर 1/2। 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे साइन π/6 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, है ना। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा π/6। चलिए ये वैल्यू उठा करके इसी समीकरण में रख देंगे। तो ये देखिए कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ रखी है π/3 प्लस 2 गुणे है, फिर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ रखी है π/6। इसे सॉल्व करेंगे 2 3 6, π/3 में π/3 जुड़ेगा तो आ जाएगा 2π/3। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 सभी विद्यार्थी अपनी स्क्रीन पर देखें, प्रश्न लिख कर आ रहा है, लिखा है यदि साइन इनवर्स एक्स जो है वो वाई के बराबर हो। तो मैंने आपको बताया है रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, रेंज होती है -π/2 से π/2, इसके बीच में, मतलब वैल्यू जो होनी चाहिए वो -π/2 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए, और -π/2 के बराबर होनी चाहिए और π/2 के भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी सम्मिलित होती है साइन इनवर्स में। तो आप यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर जो आपको देखने को मिल रहा है सेकंड, इसमें देख सकते हो -π/2 से बड़ी है वाई की वैल्यू बराबर है, और π/2 से छोटी है और बराबर है। मैंने क्या कहा, बराबर होने का मतलब ये दोनों वैल्यू भी शामिल है और इसके बीच की सारी वैल्यू भी शामिल है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रश्नावली का, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा इसे भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, का मान किसके बराबर, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक। तो इसमें आप वही पुराना काम मान लेना, इसको मान लिया x बराबर tan इनवर्स कितना √3, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan x बराबर कितना हो जाएगा √3, tan x बराबर ये tan कितने की वैल्यू आप कहोगे tan 60 डिग्री की वैल्यू, यानी π/3 की वैल्यू है, तो x बराबर कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। जो दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है प्रतिलोम, उसको y बराबर मान लेंगे, सेक इनवर्स कितना है -2, सेक इनवर्स इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेक y बराबर कितना हो जाएगा -2। कॉस 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, नहीं π/3 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो दो वैल्यू होती है, दो, वो आपकी हो जाएगी सेक π/3 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा सेक y बराबर माइनस लगा रहने दो होती है सेक π/3 की वैल्यू, यानी सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा सेक y बराबर माइनस सेक थीटा, मैंने बताया कि सेक 180 माइनस थीटा के बराबर होता है, यानी पाई माइनस π/3। तो y बराबर निकल के आ जाएगा, इसको हल करोगे 2π/3 आ जाएगा कि नहीं। ये दोनों वैल्यू उठा के समीकरण में रख दो, π/3 फिर माइनस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आई है 2π/3। देखिए एक हर ले लोगे और पाई से 2π जाएगा तो -π बचेगा। जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, माइनस का π/3। आज की क्लास देखिए मेरी शुरुआत हुई और जो एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2.1 है ये मैंने आपको पूरी सॉल्व कराई। इस प्रश्नावली में आपको कुछ और नहीं सीखना था, इस प्रश्नावली में ये सीखना था कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे ज्ञात किया जाता है। और उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर दिलाने की। बस आप क्लासों को लेते रहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म के बारे में
बताऊंगा पहले, ठीक है। तो एक क्लास गुणधर्म की होगी और गुणधर्म बताने के बाद फिर प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कराएंगे। प्रश्नावली पूरी सॉल्व होगी, समय चाहे जितना लगे, ठीक है ना। ओके, अगले लेक्चर का वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।